नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम आज बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 3 के संदर्भ में, जिसका नाम है परमाणु और अणु। इस अध्याय में हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं परमाणु की विभिन्न अवधारणाओं के विषय में। मतलब जो हमारे दार्शनिक थे, उन्होंने परमाणु के विषय में जो कथन हमको दिए और डाल्टन का सिद्धांत, ये चीजें हम अभी तक पढ़ चुके हैं। इस भाग में आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु के सामान्य परिचय के विषय में। मतलब परमाणु जो है वो क्या होता है, उसकी त्रिज्या क्या होती है, परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, ठीक। और इसके अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कि ये अणु और आयन क्या होता है, कितने प्रकार के आयन हमारे पास विद्यमान है। और फिर हम समझेंगे रासायनिक सूत्रों को लिखने के तरीके। मतलब रासायनिक सूत्र को कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि पढ़ने वाले हैं मजेदार अंदाज में परमाणु के विभिन्न जो सिद्धांत है, या हम उनको कहें कि विभिन्न जो उसका परिचय है या उसके जो भाग है, उनके विषय में। तो कहीं इधर उधर नहीं देखना है, बिल्कुल अपने आप को केंद्रित कर देना है बोर्ड की तरफ। और कॉपी पेन तैयार रखो। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को और समझते हैं परमाणु के विषय में। तो देखो, अपने को पिछले भाग से ये पता है कि ये जो परमाणु है आपका, ये क्या है, बहुत सूक्ष्म है। और इतनी सारी हमने अवधारणाएं पढ़ी थी। डाल्टन की अवधारणा, महर्षि कणाद की अवधारणा, पकुदक आयाम की अवधारणा, और हमने पढ़ी थी ल्यूसिपस की अवधारणा, डेमोक्रिटस की अवधारणा। इनकी अवधारणाओं से हमें एक निष्कर्ष मिला था, और वो निष्कर्ष क्या था कि ये जो परमाणु है, ये आपका बहुत सूक्ष्म कण है, या यूं कहें कि अविभाज्य कण है। आगे आप इसे तोड़ नहीं सकते। इसका मतलब परमाणु क्या हो गया, पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई जो है वो आपका परमाणु हो गया। अब परमाणु खुद बहुत छोटा है, तो इसका मतलब उसकी त्रिज्या भी कैसी होगी, बहुत ज्यादा छोटी होगी। अब सोचिए कि कोई आपके पास इतना बड़ा गोला है, ठीक, तो इसकी त्रिज्या जो है वो आपको दिखाई देगी, ठीक। क्या होगी, वो आपको दिखाई देगी कुछ इस तरीके से। लेकिन अब अगर मैं कहूं कि यहाँ पर बहुत सूक्ष्म गोला है, तो क्या इसकी त्रिज्या अपने को दिखाई देगी? दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी, क्योंकि परमाणु को ही हम नहीं देख पाते, तो हम उसके त्रिज्या को कैसे देख पाएंगे? बात समझ में आ रही है यहाँ तक? इसका मतलब ये जो आपका परमाणु है, ये बहुत सूक्ष्म है, और इसकी त्रिज्या को हम किस में मापेंगे? नैनोमीटर में मापेंगे। बिल्कुल सही, किस में मापेंगे? इतना सूक्ष्म है कि नैनोमीटर में मापना पड़ेगा। जैसे दूरी को मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, लेकिन ये तो इतना सूक्ष्म है कि आपको इसे नैनोमीटर में मापना पड़ेगा। तो 1 मीटर बराबर होता है 10 की घात 9 नैनोमीटर। कितना नैनोमीटर? 10 की घात 9 नैनोमीटर, या हम कहें कि 10 की घात -9 मीटर। कितना हो जाएगा? 1 नैनोमीटर के बराबर ये हो जाएगा। -9 है, माइनस का मतलब क्या हो गया कि 1 अपॉन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके का हो गया। ये इतनी जीरो लगेगी, यानी इतना सूक्ष्म है, इतना ये छोटा है। क्या करें, उदाहरण से समझ लेते हैं कि कितना छोटा है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, कुछ उदाहरण ले रखे हैं हमने, और उनकी त्रिज्या हमने ले रखी है। तो यहाँ पर आप देखो, आपके पास कौन है, हाइड्रोजन का परमाणु है, और हाइड्रोजन का परमाणु दिया है 10 की घात -10 मीटर। मतलब क्या होगा कि नीचे 10 जीरो होगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतना सूक्ष्म ये होगा। जल का अणु होता है आपके पास H2O, तो ये H2O का हो गया 10 की घात -9 मीटर। मतलब क्या होगा कि 9 शून्य नीचे विद्यमान होंगे। कितने विद्यमान होंगे? 9 शून्य विद्यमान होंगे। इतना सूक्ष्म है ये। ऐसे ही हीमोग्लोबिन जो है, ये आपके रक्त में उपस्थित होता है, ठीक। अब जो इसका अणु है, उसकी जो त्रिज्या यहाँ बताई जा रही है 10 की घात -8 मीटर है। रेत के कण की होती है 10 की घात -4। मतलब कि आपका कुछ इस तरीके का होगा रेत के कण की त्रिज्या।
बात समझ में आई? तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो हमारे पास परमाणु है ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी क्या होगी, बहुत सूक्ष्म हमारे पास आएगी। और इसकी त्रिज्या को हम किस में मापते हैं, नैनोमीटर में आप इसकी त्रिज्या को मापते हैं, ये हमें याद रखना है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं परमाणु के प्रतीकों के विषय में कि ये जो परमाणु है इसके प्रतीक का क्या मतलब है और क्यों हमको इसकी आवश्यकता पड़ी। तो देखो, किसी भी चीज को या किसी भी वस्तु को पहचानने के लिए किसी ना किसी प्रकार के प्रतीक की आवश्यकता होती है। ठीक, जैसे कि हम जो है आपको कैसे पहचानेंगे कि आपका नाम क्या है, ठीक, आपका सरनेम क्या है, या आप मुझे कैसे पहचानेंगे मेरे नाम से कि भाई मेरा नाम जो है शुभांगी सक्सेना है, मैं आपके विज्ञान की अध्यापिका हूँ। ठीक, अब क्या है कि हमारे पास तो बहुत सारे जो है तत्व है, या हम कहें कि बहुत सारे हमारे पास परमाणु हैं। तो आप देखो कि हमने बात करी है आवर्त सारणी के विषय में, किस विषय में बात करी है, आवर्त सारणी के विषय में बात करी है। और हमने कहा है कि हमारे पास 118 तत्व खोजे जा चुके हैं अभी तक। ठीक, अब ये 118 तत्व को याद रखने का कि कौन सा तत्व क्या है, क्या काम करता है, कैसा दिखता है, किस तरीके से उसे लिखा जाता है, ठीक, तो कुछ ना कुछ तो उसको आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, पहचान हमको देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि हाइड्रोजन। अब बार बार हम क्या करें, हाइड्रोजन को इस तरीके से तो नहीं लिखेंगे, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमने उसका प्रतीक जो है वो निर्धारित कर लिया। जैसे कि हम बात करें आपके लिए सोडियम की, अब हमें पता है कि सोडियम आपकी क्या है, धातु है। ठीक, चाकू से आप इसे काट सकते हो, और ये जो सोडियम है ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है, इसीलिए आप इसे केरोसिन में रखते हो। तो आपको जब भी ऐसा कोई पुराना शब्द दिखे जिसे आप जानते हो, तो उससे संबंधित कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाने चाहिए। ठीक, अब सोडियम है तो इसे हम Na से लिखते हैं, लेकिन अब आप देखो कि सोडियम को आप सोडियम कह रहे हो, ठीक, लेकिन प्रतीक जो है वो Na है। ये कैसे निर्धारित हुआ कि सोडियम को आप Na कहोगे, हाइड्रोजन को आप H कहोगे? भाई पहली चीज, प्रतीक हमने रखे क्यों, तो ये हमने समझा कि पहचान के लिए, या हमको तत्वों की जो पहचान करनी है उन्हें लिखना है, तो उसके आसानी के लिए हम क्या करते हैं, अपना काम आसान करते हैं। उस आसानी के लिए हमने प्रतीक बना लिए। पर अब हम ये सोच रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन है इसको हमने H ही क्यों लिखा, सोडियम को हमने Na क्यों लिखा, और हमारे पास जैसे मरकरी होता है या हम इसे पारा कह देते हैं। ठीक, अब इस पारे को हम Hg क्यों लिखते हैं? ठीक, हमारे पास कौन है, पोटेशियम है, ठीक है, और इस पोटेशियम को आप जो है वो K क्यों लिखते हो? ठीक, पी क्यों नहीं लिखते हो आप इसको, क्योंकि भाई पोटेशियम जो है वो पी से शुरू होएगा, तो पोटेशियम को आप पी नहीं लिख के लिख रहे हो। मरकरी तो एम से है, ठीक, या पारा पी से, तो Hg कैसे बना, या सोडियम आपका एस से है तो आपका Na कैसे बना? तो अब हम जो बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, कि ये प्रतीकों का निर्धारण कैसे हुआ। तो आपको याद है कि ये जो परमाणु है उसका जो आपका निर्धारण है कि परमाणु क्या होता है, कैसे होता है, ये सिद्धांत हमको किसने दिया था, डाल्टन जी ने दिया था। तो अब वापस से परमाणु के प्रतीक की अवधारणा भी हमें कौन देंगे, डाल्टन जी देंगे। और ये जो डाल्टन जी आपके पास है, ये डाल्टन ने परमाणु के प्रतीक का निर्धारण किया सर्वप्रथम, और बताया कि क्यों जरूरी है या हम इसे कैसे लिखते हैं। तो डाल्टन ने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। ऐसे ही इन्होंने प्रतीक नहीं निर्धारित कर दिए, इन्होंने कहा कि परमाणु का या तत्व का जो प्रतीक है वो क्या बताएगा, निश्चित मात्रा बताएगा तत्व की। मतलब परमाणु का जो प्रतीक हुआ वो आपके तत्व की निश्चित मात्रा बताएगा। बात समझ में नहीं आई? यानी कि क्या हुआ कि ये जो आपका परमाणु है इसमें जितने तत्व विद्यमान है वो उसके प्रतीक द्वारा पता चलेंगे। ठीक, कैसे? तो उन्होंने क्या किया, अब ये क्या पुराना तरीका है, तो हमारे पास क्या है, कुछ तरीके नए भी हैं और कुछ पुराने हैं। तो जो पुराने तरीके थे उसमें डाल्टन का एक तरीका विद्यमान था, नए वाले में हमारे पास IUPAC है जिसे हम वर्तमान में
क्या करते हैं, मानते हैं। तो अभी हम पुराने तरीके की बात कर रहे हैं जिसमें हम डाल्टन को पढ़ रहे हैं, और डाल्टन ने ये कह दिया था कि ये जो परमाणु है ये तत्व की निश्चित मात्रा बताता है, और उन्होंने क्या करा, कुछ इस तरीके से प्रतीकों का निर्धारण किया कि यहाँ पर आप देखो हाइड्रोजन जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ऑक्सीजन आपका गैस है बिल्कुल खाली यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक, सल्फर जो है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, कॉपर में उन्होंने सी अंदर लिख दिया, सिल्वर में एस लिख दिया, प्लेटिना में पी लिख दिया, प्लेटिना यानी उस टाइम इसे प्लेटिना कहते थे लेकिन अभी हम प्लेटिनम भी इसको कहते हैं। कार्बन में इन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया, फास्फोरस जो है कुछ इस तरीके से इन्होंने बना दिया, आयरन को इन्होंने देखो आई कहा है लेकिन अभी हम आयरन को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये परिवर्तन ही तो हमें पढ़ना है, ये परिवर्तन कैसे हुआ, ठीक। सीसा जो है आपका उन्होंने इसे एल से लिख दिया क्योंकि लेड आप इसे कह रहे हैं, गोल्ड को देखो कुछ इस तरीके से प्रदर्शित किया और पारे को इस तरीके से इन्होंने प्रदर्शित किया। तो जो डाल्टन थे उन्होंने पुरानी अवधारणा, पुराने समय की बात है, बहुत ही वक्त हो गया इस बात को, तो उन्होंने उस समय इसके बारे में हमें बताया और कहा कि प्रतीक बहुत आवश्यक है, और प्रतीक जो है वो आपका क्या बताता है, तत्व की निश्चित मात्रा के बारे में बताता है। तो डाल्टन की बात हमें समझ में आ गई। अब उसके बाद एक और हमारे पास वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बर्जीलियस, और बर्जीलियस ने भी क्या करा, तत्वों के प्रतीकों का निर्धारण किया, पर कैसे, पुराने तरीके से, ठीक। तो इन्होंने एक सुझाव दिया कि तत्वों के जो नाम हैं वो क्या करो, आप एक या दो अक्षर से लिखो। पहले ऐसा होता था कि भाई जो तत्व है आपका, जैसे कि आपका कॉपर है तो ये साइप्रस से पैदा हुआ तो इसलिए इसको कॉपर हमने कह दिया, गोल्ड का मतलब पीला होता है, सुनहरा होता है, इसलिए हमने उसको गोल्ड कह दिया। कुछ इस तरीके से हम नामों को वहां पर रखते थे, लेकिन क्या हुआ कि इस तरीके से तो हम परेशान हो गए, ठीक। तो अब हमारे पास क्या हुआ, आईयूपीएसी आई, और आईयूपीएसी ने क्या कहा कि मैं जैसे बताऊंगा आप वैसे वैसे उनको रखते जाओ, कोई दिक्कत यहां पर आएगी नहीं। तो आईयूपीएसी जब आई तो आईयूपीएसी ने क्या करा, प्रतीकों का निर्धारण किया। तो पहले बताया कि जो तत्वों के प्रतीक हैं, अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षर ले लो, ठीक। कैसे कि पहला वाला जो आप अक्षर लोगे वो हमेशा बड़ा लोगे, जो छोटा आएगा अक्षर वो कैसा होगा, दूसरा अक्षर वो होगा जो कि क्या होगा, आपका सदैव छोटा होगा। बात समझ में नहीं आई, उदाहरण से समझते हैं। देखो हाइड्रोजन को तो H ही लिख दिया, लेकिन एल्यूमिनियम को Al लिखते हैं, ना कि आप Al लिखते हो। देखो एल्यूमिनियम के लिए A हो गया, तो A तो आपका क्या आएगा, बड़ा आएगा, लेकिन L जो है अब वो कैसा आएगा, छोटा आएगा सदैव ही। तो ये अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये गलत तरीका है। दूसरा देखो कोबाल्ट जो है उसको आप इस तरीके से नहीं लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे। तो ये क्या हो गया, आप जो है इस तरीके से नहीं लिखोगे, क्योंकि क्या होगा कि आप जो है वो क्या हो जाओगे, परेशान। देखो कैसे परेशान होगे, एक होता है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और उसका प्रतीक होता है ये, एक होता है कोबाल्ट उसका प्रतीक। अगर हम दोनों को ऐसे लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड है और कौन सा कोबाल्ट। तो हमने क्या करा कि यहाँ पर प्रतीक को थोड़ा सा बदल दिया और कुछ इस तरीके से लिख दिया। तो अब आपको पता है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये कोबाल्ट है। तो यहाँ पर ये लॉजिक काम कर गया कि भाई आप क्या करो कि जो आपके पास तत्व है उसका पहला जो अक्षर है वो अंग्रेजी का हो और कैसा हो, बड़ा, दूसरा जो अक्षर है वो कैसा हो जाएगा, छोटा। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई। फिर इन्होंने एक नियम और दिया और कहा कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर संयुक्त करके बनते हैं, ठीक। कैसे, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि क्लोरीन, जिंक हो गया, ठीक। अब क्लोरीन जो है आपका उसको लिखा है Cl, लेकिन अब हम उसे ऐसे नहीं लिखेंगे, ये तरीका क्या है, अभी गलत है। तो सही तरीका क्या है, ये, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम है, ठीक। अब एल्यूमिनियम अभी हमने लिखा कि ये जो एल्यूमिनियम है उसे कैसे लिखोगे, Al से लिखोगे, ठीक। सोडियम जो है उसे आप कैसे लिखोगे, सोडियम को आप Na से लिखोगे, ठीक। बेरियम जो है आपके पास, उस बेरियम को आप कैसे लिखोगे, Ba से लिखोगे।
बात समझ में आ रही है? ठीक, हीलियम जो है आपके पास, इस हीलियम को आप कैसे लिखोगे? He से लिखोगे। तो ये क्या है? कुछ आपके पास तत्व हैं जिनके बारे में हम अभी तक बात करते आ रहे हैं। ठीक, अब इन्होंने क्या करा? तीसरा नियम और दिया, और उस तीसरे नियम में क्या कहा? अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन या जर्मन ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। तो जो हमने बात कही थी कि सोडियम को हम Na क्यों लिखते हैं, ठीक, लोहा जो होता है उसको Fe क्यों लिखते हो, पोटेशियम को K क्यों लिखते हो? क्योंकि वहां पर हम क्या करते हैं? लैटिन जो उनका वर्ड है वो इस्तेमाल करते हैं। देखो कैसे, जो आपका लौह धातु है उसको आप लैटिन में फेरस कहते हो, इसलिए आपका जो प्रतीक है वो Fe बना है। सोडियम कहते हो, ठीक, तो सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम है, इसलिए उसका जो प्रतीक बना है वो आपका Na बना है। पोटेशियम है तो पोटेशियम का लैटिन नाम जो है वो केलियम है, इसलिए आप उसे क्या कहते हो? के। ठीक, अगर हम फोर्थ की बात करें तो आपके पास पारा जो है, इस पारे को आप हाइग्रेंशियम कहते हो। क्या कहते हो? हाइग्रेंशियम आप इसे कहते हो, इसलिए आप इसे Hg लिखते हो। ठीक, अब अगर हम बात करें और, तो जैसे आपके पास चांदी है तो चांदी को आप अर्जेंटम कहते हो। क्या कहते हो? अर्जेंटम, इसलिए आप उसे Ag लिखते हो। ठीक, गोल्ड की बात अगर हम करें, यानी कि सोना आपका जो है उसे आप औरम कहते हो। क्या कहते हो? औरम, इसलिए आप उसे Au लिखते हो। ठीक, तो ये सब क्या है? इस तरीके से इनके लैटिन नाम है। तो अब अपने को पता चल गया कि क्या करना है। कोई अगर सिंगल नाम आए तो अंग्रेजी का जो आपका अक्षर है पहला उससे लिख दो। इसका मतलब आपके पास हाइड्रोजन हमने दिया था तो इसलिए आपने हाइड्रोजन का प्रतीक H मान लिया था। बोरोन अगर हमने आपको दिया तो बोरोन का जो प्रतीक है आपने उसको B मान लिया। कार्बन अगर हमने आपको दिया तो कार्बन का जो प्रतीक है आपने उसे C मान लिया। सल्फर अगर हमने आपको दिया तो सल्फर का प्रतीक आपने S मान लिया। ठीक, तो पहला नियम यहां पर सिद्ध हो गया। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि अगर आपके पास क्या है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है, उस अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ जो तत्व है उनके जो प्रतीक है उनको संयुक्त करके लिखते हैं, जैसे कि क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है आप उसको क्या लिख देते हैं? यहाँ पर Cl लिखते हैं। पर आप याद रखिएगा कि C यानी पहला जो अक्षर है वो बड़ा होगा और जो दूसरा अक्षर है वो हमेशा छोटा होगा। अगर हम जिंक की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा? Zn आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। और तीसरा उन्होंने क्या कहा कि कुछ ऐसे तत्व थे जिनको हमने लैटिन नाम जो है उनका, या ग्रीक भाषा के जो नाम है उसके हिसाब से हमने उसके प्रतीकों का निर्धारण कर दिया। तो अब हमारे पास क्लियर हो गया कि प्रतीक क्यों आवश्यक है और प्रतीकों का निर्धारण कैसे किया। तीन अवधारणाएं हमने पढ़ ली, पहली डाल्टन, दूसरी बर्जीलियस, तीसरी IUPAC की। और IUPAC वाली अवधारणा हमारे सभी अभिग्रहितों यानी सभी तत्वों के लिए बहुत सही उचित जो है ये बैठी, इसलिए हम IUPAC वाली को अभी फॉलो करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे और देखते हैं प्रतीकों को। तो आप देखो, एल्यूमिनियम जो है Al कहते हैं, ऑर्गन को Ar, बेरियम को Ba, अब बोरोन को B कह देते हो। बेरियम और बोरोन आप B से नहीं प्रदर्शित कर सकते, इसलिए क्या करा हमने? एक और अक्षर को प्रयुक्त कर लिया। तो अब स्पष्ट हो गया कि ये बेरियम है और ये बोरोन है। ब्रोमीन को Br। ठीक, अब देखो ब्रोमीन और बेरियम में अलग अलग है, इसलिए Ba और Br। अगर कोई और सेम होता तो एक लेटर हम और ऐड करते। कैल्शियम को Ca से लिखते हो, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO। कार्बन मोनोऑक्साइड होता तो आप इसको पूरा बड़ा लिखते। कॉपर को लिखते हो Cu से। फ्लोरीन आपका F हो गया। स्वर्ण यानी गोल्ड Au, क्योंकि औरम बोलते हैं। हाइड्रोजन आपका H, आयोडीन I, आयरन फेरस जो होता है इसलिए Fe। सीसा आपका Pb हो गया। मैग्नीशियम आपका Mg, नियोन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन क्या हो गया है?
O यहाँ पर हो गया है। आगे देखो, पोटेशियम को K से लिख रहे हैं, सिलिकॉन Si, चांदी या सिल्वर ठीक तो अर्जेंटम यानी कि Ag, सोडियम Na क्योंकि नेट्रियम है, सल्फर आपका S, यूरेनियम U, जिंक और ये क्या हो गया है Zn, यहाँ पर ये हो गया है। तो बात समझ में आ गई, प्रतीक हमारे पास समझ में आ गए, यहाँ पर कोई दिक्कत है, क्लियर हो गई सभी अवधारणाएं। अब चलते हैं आगे और अब बात करते हैं एक बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु का जो सिद्धांत है वो डाल्टन ने दिया, परमाणु के अभिग्रहित भी डाल्टन ने दिए, परमाणु के जो आपका प्रतीक निर्धारण था वो भी डाल्टन ने किया, तो आपका परमाणु द्रव्यमान भी किसने बताया, डाल्टन ने बताया। और जो डाल्टन है उनकी सबसे विशिष्ट अवधारणा थी परमाणु द्रव्यमान की। देखो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट जो संकल्पना थी वो परमाणु द्रव्यमान की थी, ठीक, यानी कि एटॉमिक मास की थी। अब ये परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, देखो आप हैं, मैं हूं या कोई भी और है, उस हर वस्तु में वजन होता है, ठीक। अब ये वजन जो है ये कैसे निकाला जाता है उसके विषय में इन्होंने एक परिभाषा दी, तो पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं फिर इसको समझ लेंगे, ठीक। परमाणु द्रव्यमान, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होती है। तो अब अपने को इसमें से ये जो अपन ने गोला किया है बस वही याद रखना है। कैसे कि देखो कार्बन 12, ठीक, अब ये जो आपका कार्बन 12 है इसको याद रखना है। पहला सवाल कि मैम हमने क्या करा कि भाई कार्बन 12 ही क्यों लिया, तो पहले आओ परमाणु द्रव्यमान पर। देखो, जब हमने क्या करा, किसी भी चीज को हम मापते हैं तो कोई ना कोई यूनिट उसकी हम बना लेते हैं। जैसे कि आप क्या करते हो, वजन मापते हो तो केजी में नाप लेते हो, दूरी मीटर में नाप लेते हो, ठीक, ऐसे ही करते हो। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, एक स्टैंडर्ड टर्म कार्बन 12 का क्या ले लिया है आपने, समस्थानिक यहाँ पर ले लिया है। और ये समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक, जिसका स्थान कैसा है, समान है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, ठीक। अब कार्बन 12 ही क्यों लिया, हाइड्रोजन आपने क्यों नहीं ले लिया या कोई और तत्व आपने क्यों नहीं ले लिया। देखो, सबसे पहले हमने हाइड्रोजन ही लिया था, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है वो होती है गैस, और गैस के एक कण को पृथक करना मुश्किल होता है कि नहीं होता, होता है ना भाई। अब देखो, कार्बन 12 ले लिया, एक और इसका फॉर्म होता है कार्बन 13, एक और फॉर्म होती है कार्बन 14। अब ये जो कार्बन 14 है ये हमारे काम नहीं आता, कार्बन 13 को भी हम काम में ज्यादा नहीं लेते, हम किसे काम में लेते हैं, कार्बन 12 को, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास आसानी से उपस्थित है। और दूसरा, ये कैसा है, ठोस अवस्था में भी होता है हमारे पास, तो ठोस का द्रव्यमान निकालना क्या है, हमारे लिए आसान होता है गैस की तुलना में, ठीक। इसलिए हमने क्या काम में ले लिया, कार्बन 12 हमने यहाँ काम में ले लिया। अब पहली बात कि कार्बन 12 के जो समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान का 1/12वां भाग, 1/12वां भाग हम काम में लेंगे तो वो क्या होगा, आपका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्या होता है कि पहले के जमाने में ऐसा होता था कि अब तो बहुत आसान है, अब तो क्या है, हमारे पास वेइंग मशीन आ जाती है, तुरंत उस पर डिजिटली हमको पता चल जाता है कि ये चीज जो है हमारे पास कितने ग्राम की है या कितने किलो की है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले वो आपको याद है कि तराजू हुआ करती थी, ठीक, बाट हुआ करते थे और उस पे हम तोलते थे, भाई सब्जी कैसी हुई, तो 1 किलो हम आलू देते थे तो वो 1 किलो का बाट चढ़ा देता था। तो वो जो बाट के संदर्भ में हम उसका क्या निकाल लेते थे, द्रव्यमान जो है उसका भार जो है हम वहां पर निकाल लेते थे। तो ऐसे ही हमने क्या करा, कार्बन 12 को क्या कर लिया, मानक मान लिया, और कार्बन 12 को जब मानक हमने माना है तो उसके 1/12 भाग से हम क्या करते हैं, गणना करते हैं कि 12 टुकड़े कर दो ना, आप कार्बन 12 के क्या कर दो कि 12 टुकड़े कर दो, 12 उसका द्रव्यमान है, तो 12 टुकड़े आपने कर दिए। तो किसी भी वस्तु को, जैसे आपने मान लो कि कोई एक सेब ले लिया, ठीक, अब ये सेब से इसके 12 टुकड़े करे तो एक टुकड़ा एक सेब के बराबर हो गया, ठीक। इस तरीके से इसकी अवधारणा का क्या हुआ है,
निर्धारण हुआ है। चलिए आगे चलते हैं और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो यहां हमने लिया है 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक, इसके संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका प्रतीक है ये, इस तरीके से ये निर्मित हुई। क्या है भाई, 3 ग्राम एक चीज है और 4 ग्राम एक चीज है। अब कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हुई है। कार्बन जो है वो क्या हुआ कि भाई अपने 4/3, कैसे पता चला, देखो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान मैंने 1 U मान लिया। पहले इसे हम AMU में मानते थे, अब U से द्रव्यमान को निकाल लेते हैं। एटॉमिक मास यूनिट इसको पहले कहते थे, अब यूनिफाइड कह देते, तो ये U से हम निकालते। पहले AMU था और U था, तो कोई अंतर इनमें है नहीं। ठीक, U इसकी इकाई है। अगर मैंने इसे 1 मान लिया है तो मेरे पास कौन है, ऑक्सीजन, 1.33U ये हो जाएगा। यहां पर बात समझ में आई कि भाई कार्बन अगर आपने 1 माना है तो ऑक्सीजन आपके पास कितनी है, 4। कार्बन मैंने 1 मान लिया, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ कार्बन 3 है, तो कितना आ जाएगा 1.33, यानी एक कार्बन जो है इतने ऑक्सीजन का भार है। ठीक, यहां से इस तरीके से निकालते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक, अब हम बात कर रहे थे बाट और तरबूज के विषय में, या हमने कहा था कि आलू और तो वो कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ है। देखो ये कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है, सापेक्षिकता सिखाता है। क्या सिखाता है, सापेक्षिकता सिखाता है, मतलब कि रिलेटिविटी सिखाता है कि किसी के रिलेटिव में हम किसी चीज को निकाल रहे हैं। अब क्या है, बाट के संदर्भ में हम आलू निकाल रहे थे। ठीक, तो अब हमने क्या करा कि ये तरबूज वाला एग्जाम्पल हमने यहाँ ले लिया। अब क्या हुआ कि आप जो है एक दुकान पर गए, स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना। आप क्या है एक दुकान पर गए, ठीक, अब आपको वहां जाकर के सेब खरीदने, ठीक है, लेकिन अब आपने कहा कि भैया मुझे 1 किलो जो है वो सेब दे दो, लेकिन उसने कहा कि भाई 1 किलो का तो मेरे पास कोई बाट ही नहीं है, मेरे पास एक्चुअली कोई बाट नहीं है ना, तो मैं आपको 1 किलो कैसे दूं। तो अब हम है विज्ञान के, हमने कहा जुगाड़ लगाओ। ठीक, अब जुगाड़ जो हमको लगाना है, तो हमने क्या करा, एक तरबूज वहां रख दिया। ठीक, अब तरबूज तो बहुत ज्यादा था, तो अब हमने क्या कहा कि भाई भैया मुझे ना 1 किलो नहीं चाहिए, अब आप मुझे सिर्फ 2 सेब दे दो या 1 सेब दे दो। तो उसने कहा कि भाई अब ये तो और मुश्किल हो गया। तो हमने क्या करा कि ये जो आपका तरबूज था एक, इसको क्या करा, पहले हमने बांट दिया। तो अब हम इसे क्या कह सकते हैं, 1/2 कह सकते हैं। अगर कुछ इस तरीके से बांटेंगे तो 1/4 कह सकते हैं, कुछ इस तरीके से बांटेंगे तो 1/8 कह सकते हैं। तो हमने क्या करा, इसके 12 टुकड़े कर लिए। कितने टुकड़े किए हमने, 12। ठीक, अब जब हमने इसके 12 टुकड़े कर लिए तो हमने क्या करा कि पहले इसके अंदर 3-4 टुकड़े रख दिए, लेकिन हमने देखा कि हमको तो सिर्फ 2 ही सेब चाहिए थे, तो 3-4 टुकड़े तो कैसे हो गए थे, ज्यादा हो गए थे। भाई पहले आपने क्या करा, 1 रखा, तो ये क्या हुआ, ये जो निडल है यहाँ पर ये इस तरफ झुक गई, तो आपको लगा भाई तरबूज का वजन ज्यादा है, तो क्या करो, आधा कर दो। जब आधा किया तो 1/2 हो गया, तब भी ज्यादा था। फिर अब उसका आधा किया तो 1/4 हो गया, तब भी ज्यादा था। फिर 1/8 किया, तब भी ज्यादा था। तो हमने क्या कर लिया, 12 टुकड़े करे और 1 टुकड़ा रखा, तो ये 1 टुकड़ा इन 2 सेबों के बराबर निकला। तो क्या करा हमने, इस 1 तरबूज से इस सेब का वजन कर लिया। तो ये तरबूज जितने ग्राम का होगा, मानो कि ये 5 ग्राम है, तो ये जो 2 सेब हैं ये भी कितने के होंगे, 5 ग्राम। तो आपने इसकी वजह से इसका निकाला, तो ये इन दोनों में क्या हो गया, रिलेटिविटी हो गई, यानी कि सापेक्षिकता हो गई। और आपने सापेक्षिकता से क्या निकाला, सापेक्षिक द्रव्यमान आपने यहां पर निकाल लिया। तो सापेक्षिक द्रव्यमान क्या होता है, देखो रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है, किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। कठिन लग रहा होगा, आप यूं देखो कि क्या होता है, जब कभी कभी गांव में या कहीं पर ऐसी कोई प्रथा है या आपने कभी सुना हो इसके विषय में, तो होता क्या है कि जब हम दान करते हैं, ठीक, तो पहले ऐसा नहीं होता था कि भाई राजा जो है वो उसमें बैठ जाता था आपकी तुला में, और उसमें क्या होता था, अन्न चढ़ाया जाता था, और फिर जितना अन्न का वजन होता था, मतलब जितना राजा का वजन होता था उतना अन्न चढ़ाया जाता था, और उतना अन्न जो है वो दान कर दिया जाता था उस समय। तो ये कैसे, ये
अन्न कितना है भाई, जितना राजा का वजन होगा उतना ही अन्न वहां पर होगा। अब राजा अगर 40 किलो का है तो अन्न जो है वो 40 किलो जाएगा, यानी 40 किलो दान दिया जाएगा। तो ये जो संदर्भ हमने को सीखा, ये जो संबंध हम बात कर रहे हैं, ये संबंध ही तो क्या है, रिलेटिविटी बताता है। ये संबंध ही क्या बताता है, सापेक्षता बताता है। तो हमने क्या माना था कि कार्बन 12 का जो समस्थानिक है वो हमने मानक माना था। 1/12वें भाग का मतलब है कि आप एक भाग लोगे, ठीक, उसका एक, जैसे तरबूज की एक स्लाइस ले ली 2 सेब के बराबर, ऐसे ही कार्बन का भी आप क्या करोगे, एक टुकड़ा ले लोगे और वो टुकड़ा जो है वो बराबर हो जाएगा आपके दूसरे परमाणु के हिसाब से। क्लियर हो गई बात, आप समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो कुछ उदाहरण है, देखो यहां पर मैंने क्या करा, ये जो हाइड्रोजन है, अब ये जो कार्बन है इसका मैंने 12U मान लिया है, ठीक, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा, 1/12वें भाग की गणना करेंगे, कार्बन का 12 होता है, ठीक, तो क्लियर हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा ना। तो इसीलिए मैंने क्या मान लिया, कार्बन का 12 मान लिया, तो ये 12U हो गया, ठीक। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, 1 हो गया। अब याद रखने में हम जुगाड़ू है, तो हम क्या करते हैं, चीजों को याद रखने का काम करते हैं कि हमें याद हो जानी चाहिए, ठीक, तो उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम उसको नहीं बनाते। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, ऑक्सीजन का होता है 16। अब आपको याद है कि स्थिर अनुपात में हमने NH3 के विषय में बात करी थी, वहां हमने क्या कहा था कि हम इसे 14:3 में हमेशा लेंगे। कैसे, देखो नाइट्रोजन जो है उसका कितना है, आपका 14 है, ठीक, और आपका हाइड्रोजन जो है उसका 1 होता है, यहाँ कितने हैं, 3 है, 3 से गुणा कर देंगे तो ये 14 × 3 हो जाएगा, यानी कि 14:3 ये यहाँ पर हो गया। क्लियर हो गई। अब हमने क्या बात करी थी, जल के अणु की बात करी थी, जो कि आपका H2O होता है, तो हाइड्रोजन का 1 है, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2:16 का मतलब हो गया 1:8, और वहां पर यही आया था ना, आया था कि नहीं आया था। तो इस तरीके से हम इसे निकालते हैं। सोडियम का कितना होता है, 23, मैग्नीशियम का होता है 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का होता है आपका 40। अब ये आसान हो गया ना अपने को याद करना। कोई समस्या आई तो आपको समझ में आ गया कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। क्लियर हो गई बात यहां तक। चलिए आगे चलते हैं और अब समझते हैं परमाणु के अस्तित्व के विषय में, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। देखो अधिकांश तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनका स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो संभव नहीं है, ठीक, जैसे कि अब हाइड्रोजन तो आपको ऐसा मिल जाएगा, ठीक, सोडियम तो आपको ऐसा मिल जाएगा, कार्बन आपको ऐसा मिल जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन आपको ऐसी मिलेगी, कैसी मिलेगी, ऐसी मिलेगी, ठीक। नाइट्रोजन जो है आपको कैसा मिलता है, आपको N2 अवस्था में मिलता है, कुछ इस तरीके से। तो कह रहे हैं अधिकांश तत्वों के परमाणु का जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो संभव नहीं है। तो भाई अब अस्तित्व के लिए क्या करें, तो अस्तित्व के लिए अणु का निर्माण किया जाता है या आयन का निर्माण यहां पर किया जाता है। और अणु क्या होता है, 2 या 2 से अधिक परमाणु जब मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। एक परमाणु मिला, अणु बन गया आपका, ठीक। तो ऑक्सीजन का एक परमाणु तो O2 बना, जो कि क्या है आपका अणु। तो 2 या 2 से अधिक परमाणु जब मिले तो अणु का निर्माण हुआ और क्या बना, आयन बनाते हैं, ठीक। आयन मतलब ऋणायन और धनायन बनाते हैं, ठीक, यानी कि क्या होगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, आवेश उन पर विद्यमान होता है, ठीक। अधिक संख्या में इससे क्या होता है, द्रव्य का निर्माण आपके पास हो जाता है। द्रव्य मतलब आपका पदार्थ का निर्माण यहां पर हो जाता है। तो आपका जो परमाणु है उसका स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो संभव नहीं है, पर अणु का स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो संभव है। तो बात यहां तक समझ में आ गई, क्लियर हो गया सभी कॉन्सेप्ट, ठीक। तो इस वीडियो से हमने क्या सीख लिया, इस वीडियो से हमने सीख लिया क्या कि देखो परमाणु जो है उसकी त्रिज्या के विषय में बात कर ली, द्रव्यमान के विषय में बात कर ली, सापेक्षिक द्रव्यमान के विषय में बात कर ली, प्रतीकों का निर्धारण हमने यहाँ पर कर लिया, जितने भी हमारे सिद्धांत थे उन सभी का हमने क्या कर लिया, अध्ययन। तो अब हम क्या करने वाले, अब हम कुछ करने नहीं वाले, अब हम दोहराने वाले हैं। जैसा हम दोहराते हैं तो कॉपी पेन को आप एक तरफ रख दो और आ जाओ फटाफट से कर लेते हैं दोहरान। तो सबसे पहले बात करेंगे परमाणु के प्रतीक के निर्धारण की, कि ये जो परमाणु है उसका
प्रतीक कैसे निर्धारित किया गया था? तो डाल्टन, बर्जीलियस और आईयूपीएसी ने किया था। डाल्टन ने क्या कहा था कि जो परमाणु होता है उसका जो प्रतीक है वो तत्व की निश्चित मात्रा बताती है। बर्जीलियस ने क्या कह दिया था आपको? उन्होंने सुझाव दिया था कि आपको अगर परमाणु का निर्धारण करना है या तत्व का निर्धारण करना है, आप क्या कर लो, उसके एक दो अंग्रेजी के अक्षर ले लो और उससे उसका निर्धारण कर लो। आईयूपीएसी ने यहाँ 3 नियम दे दिए थे। कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। पहला उन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट जो लेटर आएगा वो कैपिटल होगा, सेकंड लेटर आपका क्या होगा? स्मॉल मानी छोटा होगा। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि कुछ चीजें होती है जो संयुक्त रूप में होती है, जैसे कि क्लोरीन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तीसरा उन्होंने आपको क्या कह दिया कि कुछ हमने लैटिन नाम से लिए हैं जो कि यहाँ के नहीं है, ग्रीक भाषा से लिए हैं, जैसे सोडियम का नेट्रियम, और फिर हमने प्रतीक ले लिया Na। क्लियर हो गई बात यहां तक? परमाणु द्रव्यमान आपको याद रखना है सिर्फ इतना सा कि आपके पास कार्बन जो 12 है उसका समस्थानिक के विषय में यहां पर बात करनी है कि उसके 12वें भाग के बराबर होगा। सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान क्या होता है किसी के संदर्भ में, तो आपको याद होना चाहिए कि हमने अभी आलू और बाट वाला उदाहरण लिया, तरबूज और सेब वाला उदाहरण लिया, तो वो क्या बताता है? सापेक्षिकता बताता है, रिलेटिविटी बताता है। अब क्या करना है? अब हमको आपका टेस्ट लेना है, तो कॉपी पेन को फिर से क्या करो, उठा लो और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। सोडियम का प्रतीक होता है, सोडियम भाई ऐसे लिखते हैं, SO प्रतीक है, Na प्रतीक है या Li उसका प्रतीक है, तो ना ही हम उसे ऐसे लिखते हैं, ना ही ऐसे, ना ही ऐसे, क्योंकि सोडियम जो है उसका लैटिन नाम नेट्रियम है, इसलिए हम उसे कैसे लिखते हैं? Na के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? परमाणु की त्रिज्या को मापा जाता है, तो परमाणु की त्रिज्या को किसमें आप मापते हो? नैनोमीटर में आप मापते हो, क्योंकि क्या हो जाता है कि ये जो है आपका ये बहुत सूक्ष्म है। क्या है ये? सूक्ष्म। परमाणु सूक्ष्म, तो त्रिज्या भी कैसी होगी? सूक्ष्म यहां पर होगी। क्लियर हो गई बात? तीसरा प्रश्न देखो, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होती है, यही हम बात कर रहे थे। तो ये सत्य है या असत्य? तो ये कथन आपका कैसा है? सत्य। अब आपको करना क्या है कि परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा और सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा को बढ़िया याद कर लेना है, बिना देखे कॉपी में लिखना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं कि परमाणु द्रव्यमान की जो परिभाषा है वो लिखिए, या परमाणु द्रव्यमान आपका क्या होता है। हम आपसे मिलेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।